हर एक स्टॉक में डेली इंट्राडे कर पाऊंगी? नहीं। तो मुझे ऐसे कौन से पॉइंट्स देखने हैं जहां पर मैं स्टॉक सिलेक्ट कर पाऊं और जहां पर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाऊं? ओके, आपने करेक्ट कहा कि अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना है तो हम किसी भी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड नहीं कर सकते, ओके। राइट। हमें इंट्राडे के लिए कोई भी कंपनी चूज करते वक्त कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं, तो पहला है वॉल्यूम। तो आप ओके। ऐसे ही कंपनी सिलेक्ट कीजिए ओके। इंट्राडे के लिए, कोई भी फिर वो कंपनी हो, उसमें वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ओके। वॉल्यूम किस लिए जरूरी है कि अगर आप कुछ क्वांटिटी, देखो इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हो तो आप लार्जर क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, राइट। राइट। तो जो क्वांटिटी में आप खरीदते हो तो खरीदते वक्त आपको वो क्वांटिटी मिलनी भी चाहिए, तो उसके लिए उसमें वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। और जब आप उसको स्क्वायर ऑफ करो तो सामने बायर भी होना चाहिए उतने क्वांटिटी में। तो इंट्राडे के लिए चाहिए कि वॉल्यूम काफी अच्छा हो, वन। दूसरा वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब क्या कि वो दिन भर में कितने परसेंटेज का या कितने रुपए का मूवमेंट करता है, उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। अब हम वॉलेटिलिटी चेक कैसे करें? जो हम नॉर्मल ट्रेडर होते हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस का इतना ज्यादा अनुभव या नॉलेज नहीं होता, तो उन लोगों के लिए एक खास मैं अपने जो सब्सक्राइबर है, हमारे जो डेली के व्यूअर्स है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको वॉलेटिलिटी चेक करनी है तो मैं आपको एक खास इंडिकेटर बताता हूँ। इंडिकेटर मतलब वो एक टूल है जो टेक्निकल एनालिसिस में होता है, उसको बोला जाता है ATR। ओके। ठीक है, तो ATR में जब आप डे कैंडल का चार्ट ओपन करोगे, मतलब एक दिन की एक कैंडल होगी, मतलब डेली का चार्ट जिसको बोला जाता है, डिलीवरी चार्ट। तो उस चार्ट को ओपन करने के बाद आपको ATR लगाना है। ATR लगभग सारे टेक्निकल एनालिसिस के जितने भी सॉफ्टवेयर है उसमें अवेलेबल होता है। तो आपको ATR लगाना है, और ATR लगाने के बाद जब आप किसी भी कैंडल के ऊपर कर्सर रखोगे तो आपको उस वहां पे कुछ एक आंकड़ा दिखाई देगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 230 की एक कंपनी है जिसका आपने डेली का चार्ट लगाया, और उसके बाद हम जैसे आपको रिकमेंड कर रहे हैं स्टडी के लिए कि आप ATR लगाइए, तो आपने उसके ऊपर ATR लगाया। ओके। ATR लगाने के बाद वहां पे दिखेगा आपको कि 7 रुपया 8 रुपया हर कैंडल के ऊपर आपको कर्सर रखना है। कि आपने 14 तारीख के कैंडल के ऊपर कर्सर रखा, आपको 7 रुपए दिखा। 15 तारीख के कैंडल, तो ऐसे कुछ गिने चुने 7-8 कैंडल के ऊपर आपको कर्सर रखना है, और आपको हर कैंडल के ऊपर ATR अलग अलग मिलेगा। ओके। लेकिन वो ज्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं रहेगा, 7 8 9 6 5 ऐसे उसके आसपास वो घूमता रहेगा। तो अगर 230 की कंपनी है और वो ऑन एन एवरेज 6 रुपए का ATR दे रही है, एवरेज मतलब मैंने वो जितने भी दिन के कैंडल्स हमने चेक किए उसका एवरेज निकाला, तो अगर वो 6 रुपए का मूवमेंट दे रही है तो इट इज मीन समवेयर अराउंड, अगर देखा जाए तो 2.5% का उसने रिटर्न दिया है। एक दिन में मूवमेंट वो ऑन एन एवरेज दिन भर में देता है, ऐसा ATR का मीनिंग होता है। ATR एवरेज टू रेंज। तो मैं अगर कोई इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्ट करता हूं तो ये दो चीजों को बहुत ध्यान रखता हूं, एक है उसमें वॉल्यूम और दूसरा है ATR। ATR कम से कम उस स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग कम से कम वो 2 से 2.5% मिनिमम होना चाहिए उसका दिन का ATR का परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकाला हमने? अगर वो 230 की कंपनी है और 2 रुपए 30 पैसे का उसका ATR है एग्जांपल, तो वो 1% हुआ। ओके। अगर वो 5 रुपए का मूवमेंट है, उसका ATR 5 रुपए का है, तो वो हुआ 2%। तो ऐसा हमने परसेंट निकाला। तो कम से कम 2.5%, 2 से 2.5% ATR होना चाहिए, तब जाके आप उस स्टॉक में इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हो। और इंट्राडे के लिए हमारा टारगेट होता क्या है? ज्यादा से ज्यादा जितने भी इंट्राडे में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि वो बहुत बड़े मूवमेंट के लिए रुकते नहीं है, 0.5%, 0.25%, 1%। तो आप बोलते हो सर आपने तो बोला 2 से 2.5% का ATR होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हम कभी भी पूरा का पूरा जो मूवमेंट होता है उस स्टॉक का पूरे दिन भर में, वो एज ए इंट्राडे ट्रेडर कैच नहीं करते। ओके। तो अगर उसका 2 से 2.5% का मूवमेंट है तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर आधा या 0.25% या 1% हम निकाल पाते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी का ATR ही आधा 0.25% या 1% होगा तो उसमें इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो मार्जिन चाहिए, जो 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 उनको कमाना है, एग्जांपल फॉर एग्जांपल 230 का स्टॉक है, 2 रुपए 30 पैसे का उसने मूवमेंट दिया, तो 8 आना या 1 रुपए का उसमें हम मार्जिन रखेंगे, तो उतना हमारा गेन या शायद हमारा ब्रोकरेज या टैक्सेस भी नहीं निकलेगा।
तो माय रिकमेंडेशन इज कि अगर आप ATR लगा के देख रहे हो तो कम से कम 2 से 3% का परसेंटेज, 2 रुपए 3 रुपए नहीं बोल रहा मैं आपको, 2 से 2.5% का परसेंटेज ऑफ मूवमेंट ATR आपका 2 to 2.5% का होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया मुझे ऐसा लगता है, और मैं सालों से इन दो क्राइटेरिया के ऊपर इंट्राडे के लिए स्टॉक चुनते आ रहा हूँ। मुझे बहुत कम टाइम ऐसा हुआ है कि इंट्राडे में लॉस हुआ है। ओके 70% ऑफ टाइम मुझे प्रॉफिट हुआ है और 30% ऑफ टाइम मुझे लॉस हुआ है। तो दिस इज क्राइटेरिया जो मैं फॉलो करता हूँ। अभी आप अपने हिसाब से, अपने टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, आप अपने हिसाब से वो थोड़ा सा प्लस माइनस कर सकते हो, क्योंकि हर एक ट्रेडर का अपना एक तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। तो यस, आपका भी अपना एक खुद का तरीका होना चाहिए। आपको ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो नहीं करना है। जो चीज मुझे अगर कारगर साबित हो रही है, जरूरी नहीं कि वो किसी और को भी सेम टू सेम कारगर साबित हो, क्योंकि मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, मेरा कैपिटल अलग है, मेरा दिन का पूरा शेड्यूल अलग है, मेरा नॉलेज अलग है, सब कुछ अलग है। तो सेम टू सेम कभी कॉपी करने की कोशिश मत कीजिए। आप अपने खुद के एनालिसिस, खुद के रिस्क एपेटाइट, खुद के जो बोलते हैं ना मनी मैनेजमेंट वगैरह, सारी चीजों को फॉलो करके ही आप, जो हम यहाँ पे केकेएल वीडियो में शेयर करें, जो भी इंफॉर्मेशन, कल हमने एक अच्छा स्ट्रैटेजी सिंपल टेक्निकल एनालिसिस आपको शेयर किया, तो कुछ भी हम इसके आगे भी अगर शेयर करें तो मेरा हाथ जोड़कर आप सबको विनंती है कि आप आपका खुद का स्टडी और रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके ही ट्रेड कीजिए। हम किसी भी तरह का इंट्राडे रिकमेंडेशन नहीं देते, हम किसी भी तरह का फ्यूचर एंड ऑप्शन की रिकमेंडेशन नहीं देते, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। तो आपको बहुत कॉशियस रहना है, क्योंकि यहाँ पे पैसा जैसा बनता है उससे डबल स्पीड में पैसा जा भी सकता है अगर हमने गलत ट्रेडिंग की तो थैंक यू सो मच। मैं गणपति बापा से ये अनुरोध करूंगा, आज मंगलवार दिन है, कि सभी का फायदा ही हो, सभी लोग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से अच्छा पैसा कमाएं और ATI के साथ साथ सबका ग्रोथ हो। ओके, सो कल मैंने जो आपको टेक्निक बताई थी, विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट एनी टूल्स, आप मार्केट में सिर्फ और सिर्फ चार्ट को यूज करके इजीली ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये वीडियो जिन जिन लोगों ने देखा है, आज डेफिनेटली आप सभी लोगों ने उसको ट्राई किया होगा, देखा होगा, उसके ऊपर स्टडी किया होगा। तो मुझे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा उस पर्टिकुलर टेक्निकल स्ट्रैटेजी को आपको शेयर करने के बाद। तो चलो चले सीधा हमारे PPT के ऊपर, जहाँ पे हम मार्केट का आज का हवाल क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है, किस तरह से मार्केट ने आज मूवमेंट दिया, वो देख लेते हैं। सेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं, और प्लस आपका चाहिता 2.1 लेवल्स और दूसरा कंपनीज जिसके ऊपर आपको स्टडीज करनी है। तो सीधा चलते हैं हम चार्ट के ऊपर, PPT के ऊपर, आई एम सॉरी, सीधा चलते हैं PPT के ऊपर। 24 सितंबर आज का दिन है। निफ्टी और सेंसेक्स लास्ट कुछ दिनों से जैसे हाई पे हाई मारते जा रहा था, वैसे आज भी इसने न्यू हाई बनाए हैं। 26,011 ये निफ्टी 50 का है लेवल, और लेवल मतलब आंकड़े जिस प्राइस पे वो क्लोज हुआ। तो हमने निफ्टी और सेंसेक्स के हाई देखे। अभी हम देखते हैं कि आज मार्केट ने, निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने भी क्या क्लोजिंग दिए। सो निफ्टी 1 पॉइंट ऊपर जाकर क्लोज हुआ कल के क्लोजिंग के कंपैरिजन में। आज उसने डेफिनेटली ऑल टाइम हाई मारा था, बट वो वहाँ पे टिक नहीं पाया, लेकिन यस, उसने कल के क्लोजिंग के मुकाबले 1 पॉइंट ज़्यादा में आज का क्लोजिंग दिया है। बैंक निफ्टी कल के क्लोजिंग के मुकाबले आज वो 137 पॉइंट नीचे बंद होकर क्लोज हुआ है। 53,968 ये इसका क्लोजिंग प्राइस है। सेंसेक्स डाउन हुआ है 14 पॉइंट से, ज़्यादा नहीं, बट 14 पॉइंट से ये डाउन हुआ है, और 84,914 ये आज का इसका क्लोजिंग है। अब हम चलेंगे सेक्टर्स के ऊपर, किन सेक्टर्स ने आज पॉजिटिव मूवमेंट दिया और किस सेक्टर ने आज निगेटिव मूवमेंट दिया, उसके ऊपर जाते हैं। तो मेजर पॉजिटिव सेक्टर आज के जो थे सॉरी, सबसे ज़्यादा अगर पॉजिटिव था तो वो था मेटल, जो 2.97 मतलब लगभग 3% पॉजिटिव में आज क्लोज हुआ। मेटल सेक्टर ज़्यादा बढ़कर क्लोज हुए। ऑटो सेक्टर में आधे टके का पॉजिटिव मूवमेंट था। अब हम चलते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर थे जो आज नेगेटिव थे। बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, लेकिन यस, ये 0.77% मतलब 0.25% डाउन में हुआ FMCG डाउन में, और PSU बैंक मतलब गवर्नमेंट अंडर बैंक्स वो
0.86 मतलब लगभग 1% नीचे जाकर क्लोज हुआ। अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। हमने जो लेवल्स ड्रॉ किए उन लेवल को पहले हम पीपीटी के ऊपर देखते हैं और उसके बाद हम चलते हैं चार्ट के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का जो फीडबैक, कमेंट और मैसेजेस आए उससे हमें ये पता चला कि दे आर आस्किंग कि सर ये जो लेवल्स हमारे साथ शेयर किए जाते हैं वो एक्चुअली किस चार्ट के ऊपर के लेवल्स है। क्या ये निफ्टी फ्यूचर के चार्ट के ऊपर के लेवल्स है या ये स्पॉट निफ्टी मतलब जो इंडेक्स होता है उसके चार्ट के ऊपर के लेवल्स है। तो मैं यहाँ पे आपको सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मैं लेवल्स आपको देता हूँ वो स्पॉट निफ्टी, स्पॉट बैंक निफ्टी, स्पॉट सेंसेक्स, ये स्पॉट जो इंडेक्स होते हैं ओरिजिनल इंडेक्स, उनके चार्ट के ऊपर ये लेवल हम निकालते हैं और आपको वो देते हैं। फ्यूचर के चार्ट के ऊपर हम लेवल्स नहीं निकालते क्योंकि हर महीना फ्यूचर के प्राइसेस अकॉर्डिंग टू सम जो टेक्निकल चीज़ें होती है तो प्राइस थोड़ा सा प्रीमियम और डिस्काउंट में होता है। तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट क्या होता है एज कम्पेयर टू इंडेक्स प्राइस वो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बट स्पॉट बैंक निफ्टी और स्पॉट सेंसेक्स और स्पॉट निफ्टी ये जो इंडेक्स है वो कभी भी किसी भी तरह से वैल्यू डिफरेंस नहीं देते महीना दर महीना। बट फ्यूचर के जो भी इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स के जो भी फ्यूचर्स होते हैं उनका प्राइस डेफिनेटली हम हर महीने के हिसाब से चेंज होते रहता है। 150-200 कभी कभी 50 पॉइंट का डिफरेंस होता है, उसको बोलते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट। वो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जो इंडेक्स या स्टॉक्स में होते हैं वो क्या एग्जैक्टली होता है वो हम किसी अलग वीडियो में कवर करेंगे। बट आपके और हमारे इंफॉर्मेशन के लिए हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं जितने भी लेवल्स वो स्पॉट चार्ट के ऊपर, स्पॉट इंडेक्स चार्ट के ऊपर देखकर बनाए गए। तो ये क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अगर हमने किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में आपको बताया, फॉर एग्जांपल निफ्टी का लेते हैं 25,949 का ये सब रेजिस्टेंट लेवल है ऐसा मैंने बताया, और अगर आप निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट ओपन करोगे तो वहाँ पे आपके डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं। इसके लिए मैंने सोचा कि आपको बता दो कि ये फ्यूचर के चार्ट के ऊपर अप्लाई नहीं करने, आपको स्पॉट के चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपको स्पॉट के चार्ट के ऊपर अप्लाई कैसे करना है इन लेवल्स को, तो आप हमारे इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन, जो एड्रेस, जो नंबर हमें आपके साथ शेयर किए उनके ऊपर कॉल करके आप जान सकते हो कि स्पॉट इंडेक्स के चार्ट के ऊपर ये लेवल्स कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। निफ्टी का ये जो रेजिस्टेंट दोनों हमने निकाले वो आपको बता देता हूँ। पहला जो रेजिस्टेंट है वो है 25,949 का, तुरंत कुछ 50 पॉइंट ऊपर या 40 पॉइंट ऊपर 25,990 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट इसने बनाया। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है, इसको अगर पार कर देता है मार्केट वॉल्यूम के साथ तो और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस होंगे। बट ये स्ट्रॉन्ग है, अगर इसको इसने रेजिस्ट किया तो मार्केट शायद हो सकता है कि यहाँ से नीचे आ जाए। अब हम सपोर्ट लेवल की तरफ चलते हैं। सपोर्ट पहला है 25,914, दूसरा है 25,845 और तीसरा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 25,800। तो इन लेवल्स को आप ध्यान में रखिए। अभी हम इन्हीं लेवल को चार्ट के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है वो स्क्रीन दिखाते ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया आ जाए। तो अब हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, उन्हीं लेवल को हमने चार्ट के ऊपर अप्लाई किया। ये 2 रेड लाइन है जो रेजिस्टेंट की है और 3 ब्लू लाइन है जो सपोर्ट के हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने ये मार्किंग किए हुए हैं। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट ड्रॉ करने हैं इन केस जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ड्रॉ किए जाते हैं वो अगर ड्रॉ करना है तो ये तरीका है ड्रॉ करने का, तो इससे भी आपको मदद मिलेगी स्टडी करते वक्त। चलो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि अभी जो स्टॉक रिकमेंडेशन मैंने 1-2 वीडियो के पहले आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, वीडियो के बीच बीच में स्टॉक के नाम बताएंगे ताकि आपको वीडियो पूरा देखने का मौका मिले और आपको सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम केकेएल के वीडियो में शेयर करते हैं उन इन्फॉर्मेशन से आप अननोन नहीं रहेंगे। इस वजह से हमने सोचा कि हम वीडियो के बीच बीच में एक एक स्टॉक के नाम डालते जाएंगे। तो हमने ये जो निफ्टी का जो लेवल आपके साथ शेयर किया है उसके बाद तुरंत आपको ये पहला कंपनी का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जिस कंपनी के ऊपर आपको आने वाले कुछ दिनों में ध्यान रखना है, स्टडी करना है।
तो वो पहली कंपनी है कोल इंडिया। कोल इंडिया बहुत ही नामचीन कंपनी है, आपको अलग से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो नए व्यूअर्स है, नए इन्वेस्टर्स है, नए ट्रेडर्स है, उनके लिए मैं बता दूं कि कोल इंडिया एक अपने इंडियन गवर्नमेंट की ओन कंपनी है और ये इंडियन गवर्नमेंट का एक कैटेगरी होता है नवरत्न, महारत्न वगैरह वगैरह। तो इंडियन कंपनी का महारत्न ये जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में आती है। मतलब महारत्न ये पोजीशन उनको कैसे मिलती है किसी भी कंपनी को, या नवरत्न ये पोजीशन कैसे मिलती है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करके देता है इंडियन गवर्नमेंट को, सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू को जनरेट करने वाली अगर कोई कंपनी होगी तो उन कंपनियों को एज पर दी रेवेन्यू उस कैटेगरी में डाला जाता है, नवरत्न, महारत्न वगैरह वगैरह। पहले ये कोल इंडिया नवरत्न में थी, अब ये आ गई है महारत्न में, क्योंकि जो कंडीशन है वो है रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनियों को महारत्न में डाला जाता है और ये एक महारत्न कंपनी है इंडियन गवर्नमेंट की। और सिर्फ ये ही नहीं, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोल प्रोडक्शन में अगर हम देखें जो गवर्नमेंट अंडर कंपनी है उस कैटेगरी में, तो ये वन ऑफ एक कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में एक अकेली ऐसी कंपनी है जो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूस करती है, जो गवर्नमेंट अंडर कंपनी में आती है। ठीक है, अब हम कुछ और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जानेंगे कोल इंडिया के बारे में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में है और ये जो कोल इंडिया लिमिटेड है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंडियन गवर्नमेंट अंडर आती है। नेक्स्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, इसका जो टोटल मार्केट शेयर है कोल माइनिंग में वो 84% है बॉस, मतलब लार्जेस्ट कोल माइनिंग वाली कंपनी इन इंडिया। अब जो अदर देन कोल इंडिया है वो कौन सी है, इतनी छोटी छोटी होंगी ना, शायद उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते या उनका इतना काउंट करने का। तो 84% पूरे प्रोडक्शन का जो इंडिया में कोल माइनिंग होता है उसका 84% प्रोड्यूस कोल इंडिया अकेला करता है, बाकी 15% अदर कंपनी। सो दिस इज द लार्जर गवर्नमेंट ओन कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट एनालिसिस के ऊपर। बैंक निफ्टी के लेवल्स जानेंगे। रेजिस्टेंस लेवल दो है, एक पहला है 54,188 का और 54,382 का। 54,188 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर आप नज़र रखिए। उस लेवल को क्रॉस कर पाना बैंक निफ्टी के लिए आसान नहीं होगा। अगर वो क्रॉस कर पाया तो 382 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अब हम चलते हैं सपोर्ट लेवल के ऊपर। पहला सपोर्ट है 53,949 का, दूसरा सपोर्ट है 53,709 का और तीसरा सपोर्ट है 53,363 का, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। इसको हम चलेंगे चार्ट के ऊपर लगा के देखेंगे कि कैसे वो दिखता है इन्हीं लेवल को अगर हम चार्ट पे लगाते हैं तो दिस इज हाउ। ये तीन रेड लाइन जो दिख रहे हैं उसको हम सपोर्ट लाइन मान रहे हैं, हमने कलर उसको चेंज नहीं किया। बट ये जो कभी भी देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा जो अभी नए व्यूवर्स हमारे ज्वाइंट हुए यूट्यूब चैनल में उनके लिए बता देता हूँ। हमने कई सारे कुछ वीडियो के पहले हमने ये शेयर किया था इन्फॉर्मेशन कि कैंडलस्टिक के अगर नीचे है लाइन, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी लाइन हो, कोई भी लेवल अगर कैंडलस्टिक के नीचे है तो उसको माना जाता है सपोर्ट, और कैंडलस्टिक के ऊपर जो लाइन होती है उसको माना जाता है रेजिस्टेंस। तो ब्लू और रेड जो हमने निफ्टी के चार्ट के ऊपर किया था वो हमने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए किया था। तो आप अगर चाहो तो उस कलर कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। अगर नहीं भी करोगे तो भी आपको एक लॉजिक ध्यान में रखना है, कैंडलस्टिक के नीचे है मतलब वो सपोर्ट, कैंडलस्टिक के ऊपर है मतलब वो रेजिस्टेंस। तो 1 2 3 ये तीन जो लाइन है वो है सपोर्ट और 1 और 2 ये है रेजिस्टेंस। कैसे, वही लॉजिक। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो चलो हम चलते हैं कल के अनाउंसमेंट को। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने एक अनाउंसमेंट किया था, आपको बताया था कि बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए हम खास एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जो है मॉर्निंग केकेएल सीरीज, जो हमने आज बनाई थी। और कई सारे लोगों ने हमें कॉल करके पूछा था कि ये जो लेवल्स है लाइव मार्केट में हमें कैसे मिलेंगे, तो उनके साथ हमने वो लेवल्स शेयर किए थे और एक वीडियो भी शूट किया था जो अभी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा देखने के लिए। तो हमने कौन से लेवल दिए थे लाइव मार्केट में वो चलो चलते हैं स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये है वो
दो लेवल मैंने आपको कल बताया था, आपको वापस याद दिला देता हूँ, या जो नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मैंने ये आपको बताया था कि मैं सिर्फ दो ही लेवल दूंगा, एक दूंगा रेजिस्टेंट और एक दूंगा सपोर्ट। तो ये दो ही लेवल है, और रेजिस्टेंट जो मैंने सुबह दिया था वो 54,188 का दिया था बैंक निफ्टी के लिए, और सपोर्ट जो दिया था वो 53,949 का दिया था। और अगर आप चार्ट को प्रॉपरली देख पा रहे हो तो जो ये है वर्टिकल लाइन जो आज का दिन का शुरुआत दिखा रही है, तो यहां से अगर देखोगे मार्केट इन बिटवीन रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट के बीच में ही रहा, उसने ना रेजिस्टेंट को ब्रेक किया ना सपोर्ट को ब्रेक किया। यहाँ पे दोपहर में थोड़ा सा यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था पर वहां पे टिक नहीं पाया, और हम ब्रेक जो करते हैं ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट ब्रेक हुआ ऐसा जो बोलते हैं, वो एक अलग उसका कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को फुलफिल होने के बाद ही हम एक्चुअली फाइनली मानते हैं कि उस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। तो यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी, इस वजह से हमने इसको इग्नोर किया, मतलब उसने इस लेवल को टच करके वापस थोड़ा सा बाउंस बैक दिया। तो इन बिटवीन द डे आज ऑप्शंस में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई एज पर दिस रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट लेवल। तो ये था आज का परफॉर्मेंस, और कल भी हम मॉर्निंग के वीडियो बनाएंगे, और जो लोग हमें उस लेवल्स के बारे में इंक्वायरी करेंगे पूछेंगे तो उनको हम पर्सनली उस लेवल्स को शेयर करेंगे, और हम ट्राई करेंगे कि लाइव मार्केट में जो हम लेवल्स बना रहे हैं आगे जाकर हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं हमारे केकेएल वीडियो के या हमारे चैनल के, उनको हम यूट्यूब के ज़रिए दे पाए। लेकिन फिलहाल हम रिक्वेस्ट के ऊपर ही आपको केकेएल मॉर्निंग का जो वीडियो है वो शेयर करेंगे, मॉर्निंग केकेएल वीडियो। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि जो हमने कल स्टॉक दिए थे, मतलब मंडे को, आज है ट्यूसडे, तो कल जो मंडे को हमने स्टॉक दिए थे उनका आज परफॉर्मेंस क्या रहा। पीसीबीएल ने जो कल का क्लोजिंग दिया था वो 522 का था, आज का क्लोजिंग है 537, सॉरी आज का जो हाई है वो 537 है। तो 15 रुपये मतलब लगभग 3% आज एक ही दिन में उसने मूवमेंट दे दिया था। जो लोग इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाहते होंगे उनको ये टारगेट उनका जो इंट्राडे का है वो मिल चुका होगा। अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर देखा जाए तो 8 रुपये का मूवमेंट है, 1.5% का। केएफ इन्फोटेक 1084 का कल का क्लोजिंग था, 1122 मतलब 38 रुपीज़ का उसने मूवमेंट दिया। ये भी अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 3% का मूवमेंट इसने दिया हुआ है इंट्राडे में हाई बनाकर। और क्लोजिंग टू क्लोजिंग अगर देखा जाए तो 20 रुपया मतलब लगभग 2% का मूवमेंट उसने दिया हुआ है आज ही एक ही दिन में। आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करेंगे तो इन बिटवीन द डे उसने 10 रुपया ऊपर में हाई मारा था, और अगर वो क्लोजिंग की बात करें तो 1 रुपया नीचे मतलब लगभग वो समर अराउंड 0.25% के आसपास का मूवमेंट दिया, और उसी प्राइस के नज़दीक क्लोज हुआ जिस प्राइस पे उसने कल का क्लोजिंग दिया था। तो ये था कल का हमने जो स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड किए थे स्टॉक, उसका परफॉर्मेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपनी के ऊपर जो हम आज आपको स्टडी पर्पस के लिए रिकमेंड करना चाहते हैं, वो है भेल। ठीक है, अभी शाम का समय है, कई सारे हमारे फीमेल व्यूअर्स भेल सुनकर, जिनको भेल ये कंपनी है स्टॉक मार्केट में ये पता नहीं होगा, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी यार मार्केट में भी भेल मिलता है क्या। तो वो वाली भेल नहीं है, ये है BHEL, उसको बोलते हैं भेल। ठीक है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ये कंपनी का फुल फॉर्म है, और ये लार्जेस्ट कंपनी है हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली। अगर आप हम सब गाँव में जाते वक्त ट्रेन का इस्तेमाल करते, तो अगर ट्रेन का इंजन के शुरुआत की जगह पे अगर आप देखोगे इंजन के बिल्कुल आगे जहाँ पे मोटरमैन गाड़ी चलाता है बैठता है, उसी इंजन को अगर आप आगे की तरफ से देखोगे तो वहाँ पे कुछ 70% ऑफ इंजन के सामने BHEL ऐसा लिखा हुआ रहता है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर नहीं देखा होगा तो अभी आगे जब भी कभी आपका जर्नी होगा ट्रेन से तो आप देख लीजिएगा। तो ट्रेन के इंजन्स ऐसे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भेल बनाती है, हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाती है भेल। सो वो है भेल, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1956 में। ये इलेक्ट्रिकल के बड़े मैकेनिकल इक्विपमेंट्स बनाने में बहुत माहिर है, बहुत स्ट्रांग और बहुत बड़ी कंपनी है ये वर्ल्ड वाइड उनका बिजनेस होता है, तो ना सिर्फ इंडिया में बट ऑल्सो बाहर भी इनका बिजनेस होता है। तो भेल को हम रिकमेंड कर रहे हैं। अभी क्लोजिंग प्राइस उसका 281 का
है आज का, तो हम इस प्राइस से आपको स्टडी पर्पस के लिए इस कंपनी को देखने के लिए दे रहे हैं और उसके ऊपर आपको स्टडी करना है, देखना है कि आगे भेल का मूवमेंट कैसा होगा। भेल और इसके पहले जो मैंने कंपनी का नाम लिया था, ये दोनों कंपनीज मतलब कोल इंडिया और भेल दोनों कंपनीज फंडामेंटली बहुत 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 स्ट्रांग है। तो आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस जानते हो तो आप फंडामेंटल एनालिसिस इन दोनों कंपनियों के ऊपर करके, अगर आप चाहते हो खुद के एनालिसिस के ऊपर कि इसको लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो में रखें, तो आप आपके मर्जी के अनुसार इन कंपनियों को लॉन्ग टर्म के लिए पर्पस के हिसाब से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम तीसरे कंपनी के ऊपर जाएंगे। एक और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी एज पर माय एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सीडीएसएल। सीडीएसएल आई थिंक सो बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको पता ही होगा। जब वो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने जाते हैं तब उनके सामने ये नाम पहला आ जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ हमारा एक डीमैट अकाउंट भी ओपन होता है और डीमैट अकाउंट मोस्ट ऑफ द पीपल के सीडीएसएल में ओपन होते हैं। देयर आर 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया, जिसमें से ये सीडीएसएल है और दूसरी एक है एनएसडीएल। तो सीडीएसएल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहुत सारे लोगों के डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, इस वजह से उनका रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है और ये एक तरह का मोनोपोली बिजनेस में काम करती है ये कंपनी। तो इसके लिए इनका जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रांग है और ये भी एक प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब ऐसा बोला जा सकता है हम कि ये गवर्नमेंट की है बट इंडिपेंडेंटली बिजनेस करती है। तो इस कंपनी में हम अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी करें फंडामेंटल एनालिसिस, तो आप शायद अपने स्टडी के अनुसार इसको चाहो आपकी मर्जी से तो ले सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ कंपनियों के नाम सुझा रहा हूँ जिसके ऊपर आपको अपना स्टडी लगाना है। तो ये 3 कंपनीज हमने दी है, पहला कोल इंडिया, दूसरा सीडीएसएल, दूसरा अपना ये भेल और तीसरा है सीडीएसएल। तो ये 3 कंपनियों का नाम ध्यान में रखिए, स्टडी कीजिए और आपका जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी स्टडी होगा उसके हिसाब से आप स्टॉक मार्केट से जितना हो सके सेफली अपने स्टॉप लॉस को फॉलो करके ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, चलो इतना ही था आज के वीडियो में। कल के वीडियो में हम वापस नई इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बाय, थैंक यू। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।